नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिमिटेशन ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। इस टॉपिक से पहले हम दो वीडियो इस पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने इमोबिलाइजेशन क्या होता है, उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, कौन कौन से कैरियर या मैट्रिक्स मॉलिक्यूल होते हैं जिन पे एंजाइम को इमोबिलाइज किया जा सकता है, और एंजाइम इमोबिलाइजेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आज की वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहला लिमिटेशन जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन का है वो है कॉस्ट ऑफ कैरियर। कैरियर वो मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम को इमोबिलाइज किया जाता है उसको कैरियर या मैट्रिक्स मॉलिक्यूल बोलते हैं। मैट्रिक्स की कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैट्रिक्स की कॉस्ट ज़्यादा है तो इमोबिलाइजेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसलिए जब हम किसी मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करते हैं मैट्रिक्स के लिए या कैरियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर द इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम, तो उसकी कॉस्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेंजेस इन द प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि जब एंजाइम कैरियर मैट्रिक्स से बाइंड करता है तो बाइंडिंग की वजह से एंजाइम की नेटिव कन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी में लॉस हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी कभी इमोबिलाइजेशन की वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें वो कैरियर मैट्रिक्स इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि एंजाइम की एक्टिविटी बनी रहे, वो अपने नेटिव कन्फॉर्मेशन में बना रहे और बायोलॉजिकली एक्टिव हो और सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके उसको प्रोडक्ट में चेंज करे। तीसरा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन का है वो है मास ट्रांसफर लिमिटेशन। इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे एक इमोबिलाइजेशन मेथड होता है एंट्रैपमेंट टाइप ऑफ इमोबिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एंजाइम कैरियर मैट्रिक्स के अंदर एंट्रैप हो जाता है, यानी एंजाइम कैरियर मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है और इंट्रैप हो जाता है पूरी तरीके से। जब हम रिएक्शन को हमें करना होता है तो हमें सबस्ट्रेट जब ऐड करते हैं तो सबस्ट्रेट को कैरियर मैट्रिक्स को पेनिट्रेट करके एंजाइम तक पहुंचना होता है। तो एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट कभी कभी एंजाइम तक कंप्लीटली पहुंच नहीं पाता और उसके ट्रांसफ़र में थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट होता है। इसको बोलते हैं मास ट्रांसफर हिंड्रेंस। इसको कम करने के लिए हमें हमेशा मैट्रिक्स जिस पे हम एंट्रैपमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिस पे हम एंट्रैपमेंट मेथड से एंजाइम को इमोबिलाइज कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी कंसंट्रेशन को इस तरीके से हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए ताकि हमारा जो मास ट्रांसफर लिमिटेशन है वो कम से कम हो। चौथी जो प्रॉब्लम हो सकती है इमोबिलाइजेशन में वो है प्रॉब्लम विद द कोफैक्टर। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको अपनी एक्टिविटी के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। एंजाइम के इस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। जब हम ऐसे होलो एंजाइम को किसी में कैरियर मैट्रिक्स से इमोबिलाइज करते हैं तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगला जो लिमिटेशन है एंजाइम इमोबिलाइजेशन का वो है प्रॉब्लम विद द मल्टी एंजाइम सिस्टम। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में काम करते हैं, जैसे फैटी एसिड सिंथेज या पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें 3 से लेकर 7 प्रोटीन तक आपस में एक जुड़ जाती है और एक सिंगल प्रोटीन बनाती है जो पूरी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। तो इस तरीके के मल्टी एंजाइम सिस्टम को इमोबिलाइज करने में भी प्रॉब्लम होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है एंजाइम इमोबिलाइजेशन का वो है एक्टिविटी लॉस। जब भी हम किसी एंजाइम को इमोबिलाइज करते हैं तो उसकी कुछ एक्टिव साइड मैट्रिक्स से बाइंडिंग होने की वजह से छुप जाती हैं, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता और उसकी एक्टिविटी में ग्रेट लॉस होता है। लेकिन इस को हम ओवरकम कर सकते हैं क्योंकि एंजाइम की इमोबिलाइजेशन के बाद क्यूमुलेटिव एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यूमुलेटिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि उसी इमोबिलाइज एंजाइम को हम कई रिएक्शन साइकिल में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम एक एंजाइम की बात करें कि एक रिएक्शन साइकिल की बात करें तो इमोबिलाइजेशन के ड्यूरेशन में हमेशा एंजाइम की एक्टिविटी का लॉस ही होता है, लेकिन हमारी क्यूमुलेटिव एक्टिविटी बढ़ जाती है। मित्रों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे इमोबिलाइजेशन के कुछ दूसरे टॉपिक। धन्यवाद।